कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विन्यास। वर्ण यानी कि अक्षर, और अक्षर के बिना हमारी जो हिंदी है वो व्यर्थ है। अक्षर के बिना कुछ भी नहीं है ना। अब वर्णमाला होती है, अक्षर होते हैं, अक्षरों को जोड़कर ही शब्द बनाए जाते हैं और शब्दों को जोड़कर ही वाक्य बनाए जाते हैं और फिर एक भाषा का वो फिर क्या है, एक भाषा का रूप ले लेती है ना। और जब इन अक्षरों को, शब्दों को जोड़कर हम वाक्य बनाते हैं और वही वाक्य फिर हम बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं सबके सामने, ठीक है ना। तो बिना अक्षर के जो है हिंदी भाषा इज अपूर्ण, इज इनकम्प्लीट। ओके, वो अपूर्ण है। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे वर्ण, वर्णमाला, स्वर, स्वरों की मात्राएं, व्यंजन, अन्य व्यंजन, र के विभिन्न रूप और उच्चारण। तो शुरुआत करते हैं वर्ण के साथ यानी अक्षरों के साथ। ध्वनियों का लिखा गया रूप वर्ण कहलाता है। जैसे पुस्तक, ये शब्द हुआ। अब ये शब्द कैसे बना? अक्षरों से बना, वर्ण से बना। प, उ, स, त, अ, क, अ, पुस्तक। ठीक है। वर्ण भाषा की लघुतम यानी कि सबसे छोटी इकाई। अ, ई, क, च ये सभी वर्ण हैं। इनके और खंड नहीं किए जा सकते, यानी कि इनसे नीचे और नहीं जाया जा सकता। वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण अ, ई, उ, ए, क, ख, ग, प, च, द। तो अगर परिभाषा की हम बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अथवा ध्वनि जिसके खंड यानी टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाती है। वर्ण या अक्षर। अब बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला के वर्ण इस प्रकार है। देखिए, ये है स्वर। स्वर 11 होते हैं। ओ, आ, ई, उ, रे से ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये सब स्वर होते हैं। अनुस्वार होता है अंग, जिसको हम अंग की बिंदी बोल देते हैं ना, शब्दों के ऊपर लगता है। अनुनासिक होता है चंद्र बिंदु और विसर्ग होता है अहा। और आगत ध्वनियां हैं चंद्र बिंदु, है ना, ये और ये नुक्ता लगता है। अब आते हैं व्यंजन। हमने स्वर पढ़ा, स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। क, ख, ग, घ, य, च, व, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, श, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है, ये कै वर्ग हुआ, ये च वर्ग, ये ट, ये तय, ये पै, ये अंतस्थ हो गए, ये ऊष्म व्यंजन हो गए और ये संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजन इसलिए है क्योंकि ये दो व्यंजनों के योग से बनते हैं। ठीक है, ज और फ, र और ढ, और ये पंचम वर्ण है। स्वर रहित व्यंजन दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। अब क्या मतलब है इसका? सपोज अब देखिए, जैसे हमने क लिखा, ठीक है। अब ये पूरा क तभी है जब इसमें स्वर लगा है। अगर इसमें हम स्वर, जैसे ये हुआ, ये अधूरा है, ये अपूर्ण है, तो जब हम इसमें अस्वर लगा देंगे तब ये पूर्ण कै बन जाएगा, इस तरह से। तो हर व्यंजन के साथ यही होता है। अब ये पूर्ण है इसलिए है क्योंकि इनमें सब में स्वर लगा है। क, ख, ग, घ, य, च, छ, ज। तो साउंड पीछे क्या आ रहा है? ध्वनि क्या आ रही है? अ की ध्वनि। तो ये व्यंजन जो है ये स्वतंत्र नहीं होते, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती। ठीक है। अब है ड और ढ व्यंजनों का उच्चारण ड तथा ढ से भिन्न होता है। ड देखो, इनके नीचे डॉट लगा है, बिंदी लगी है, इनके नीचे नहीं है। तो अतः उच्चारण के समय सावधान रहें। जैसे डमरू, लड़का, मेंढक, पढ़ना। अब ये देखना आप, ड, ये ड तो शब्द में पहले इस्तेमाल होता है और ये ड और ढ बीच में, हमेशा शब्दों के बीच में इस्तेमाल होती है। ड तथा ढ से शब्दारण नहीं होते। नुक्ता का प्रयोग अरबी, फारसी शब्दों में किया जाता है। ठीक है। उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले बात करते हैं स्वर की। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं।
हिंदी में मूल रूप से स्वरों की संख्या 11 है, जैसे मैंने भी बताया था। अ इ ई उ ऊ रे ए ऐ ओ औ। उच्चारण के समय के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित 3 भेद हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर के बारे में। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर होते हैं। ये संख्या में 4 हैं: अ, ई, उ तथा ऋ। बहुत कम समय लगता है जिनको बोलने में। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में ज्यादा समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वो प्लुत स्वर कहलाता है। इस स्वर को दिखाने के लिए इस तरह उल्टा एस का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे ओम, हे राम, सुनो आदि। स्वरों की मात्रा, स्वरों का स्वतंत्र रूप में प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था, जैसे आ, आए, आओ आदि। स्वरों का प्रयोग जब व्यंजनों के साथ किया जाता है ना, तो उनका रूप बदल जाता है। उनके मूल स्वरूप के स्थान पर कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। अ की मात्रा नहीं होती, सबकी मात्राएं होती हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए आप, अ की कोई मात्रा नहीं होती। पलक, आ, गा, गाना। छोटी ई, टी, तिनका। बड़ी ई, खी, खीरा। छोटा ऊ, सु, सुमन। बड़ा ऊ, मु, मूली। रै से ऋषि, प्र, पृथ्वी। ए से सेठ। ए, फै, फैला। ओ, रो, रोली। औ, मो, मौन। इस तरह से केवल अ की मात्रा नहीं होती, सबकी मात्राएं होती हैं। और बिना मात्राओं के तो हम शब्द ही नहीं बोल सकते। ठीक है। स्वर की मात्रा व्यंजन के अरहित रूप में जुड़ती है। कुछ मात्राएं व्यंजनों के ऊपर, कुछ साथ में तथा कुछ नीचे लगाई जाती हैं। र के साथ ऊ की मात्रा उसके बीच में लगाई जाती है, जैसे रू, रू, रू। र की मात्रा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। अब बात करते हैं अनुस्वार की, जो हम बिंदु लगाते हैं ऊपर। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है, तब उसे प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर हम एक बिंदु लगा देते हैं। ठीक है, या चिन्ह लगाया जाता है, जैसे बंधन, ठंड, संग, रंग, कंठ, सुंदर। अनुनासिक, जिसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है, तब उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाई जाती है, जैसे चांद, लहंगा, तांगा, पंखुड़ी, हंसी, धसना आर्य। अब फिर आता है विसर्ग। इस ध्वनि का उच्चारण है के समान होता है। ठीक है, और ये स्वर नहीं है, इसे अ के साथ जोड़कर अह की तरह लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्राय शब्द के अंत में किया जाता है, जैसे प्रातः, अतः, स्वतः। ठीक है, आदि। व्यंजन, हिंदी के सभी व्यंजन अ के साथ बोले जाते हैं, जैसे क, अ, क। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में मूल रूप से व्यंजनों की संख्या 33 है। ड़, ढ तथा संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर इनकी संख्या 39 है। व्यंजन के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ जो है हमारे मुंह के अलग अलग स्थानों को छूती है, स्पर्श करती है या टच करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से मैं तक 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग का नाम उस वर्ग के पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को पंचम वर्ण कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में जो है वायु
मुख से मुंह में बहुत कम समय के लिए रुकती है और इनकी संख्या 4 है। ये है य, र, ल, व। ठीक है। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से रगड़ खाने के बाद हवा में गर्मी सी यानी ऊष्मा पैदा होती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये भी संख्या में 4 हैं, जैसे श, श, स, ह। तो एक अंदर से एक ना भाप निकलती है, ऊष्मा निकलती है। अन्य व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये सभी संख्या में 4 हैं। च, त्र, ज्ञ, है ना? कौन कौन से हैं? क्ष, श्र, त्र और ज्ञ। जैसे क्ष, क, श, अ, क्ष, कक्ष अक्षर, श, र, अ, श्र, श्रमिक, त, र, अ, त्रिभुज, त्र, ज, य, अ, ज्ञ। फिर आता है द्वित्व व्यंजन। जब स्वर रहित व्यंजन का मेल समान स्वर सहित व्यंजन से होता है तब वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है, जैसे चक्की, डिब्बा आदि। संयुक्ताक्षर, जब स्वर रहित व्यंजन का मेल अपने से अलग स्वर सहित व्यंजन से होता है तब वो संयुक्ताक्षर कहलाता है, जैसे स्थान, नित्य, भक्त, शिष्य आदि। र के विभिन्न रूप, संयुक्त वर्ण बनाने में र के निम्नलिखित रूप प्रयुक्त होते हैं। र अपने मूल रूप में, जैसे राजा, रश्मि, रीति आदि, तो ये अपना इसका सिंपल रूप है। तो जब र स्वर रहित होता है तब रेस कहलाता है तथा अपने से अगले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे कर्म, कर्म, है ना? ये रेफ क्या हुआ? ये हुआ कर्म, ये ऊपर लग गया। ठीक है। रश, वर्ष, वर्षा, जब रे से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होता है तब उस व्यंजन को पूरा लिखा जाता है। र को उसके पैर में लगाया जाता है, यानी कि नीचे, जैसे क्रम, प्रण। अब ये वाला देखो, ये एक ये साइन है, देखो एक तो ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये होता है। ये 3 तरह से र लगाया जाता है। अब जो व्यंजन नीचे से गोल होते हैं, ये यानी टे, ठे, डे, त, ढे, उनके साथ र को इस प्रकार लगाया जाता है, यानी कि इस तरह से, जैसे ड्रम, राष्ट्र। ड, श के साथ रे जुड़ने पर श्र हो जाता है तथा स के साथ र का संयोग होने पर स्र हो जाता है, जैसे सहस्र और मिश्र। अब पढ़ते हैं उच्चारण। किसी भाषा के वर्णों को मुख से बोलना उच्चारण कहलाता है, यानी प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं, कुछ बोलते हैं। पूरे विश्व में केवल हिंदी ही ऐसी भाषा है जिसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा भी जाता है। हम भाषा को तभी शुद्ध रूप में लिख सकते हैं जब हम उसका शुद्ध उच्चारण करें। अशुद्ध उच्चारण के कारण निम्नलिखित प्रकार की अशुद्धियां देखने को मिलती। स्वर संबंधी अशुद्धियां देखिए, आजाद नहीं आजाद, पारिवारिक पारिवारिक, बीमारी बीमारी, परीक्षा परीक्षा। ठीक है। साधु साधु, पूज्य पूज्य, सेना सेना, त्योहार त्योहार, इस तरह से ये मात्राएं संबंधी हैं। ऐसे ही व्यंजन संबंधी अशुद्धियां, ठीक है। अण तथा न संबंधी किरण किरण, करण कर्ण कर्ण, शन शन, वीणा वीणा, चरण चरण, प्रणा प्रणा। अब ड ड तथा ढ संबंधी अशुद्धियां, बढ़ाई बढ़ाई, टेढ़ा टेढ़ा, पढ़ाई पढ़ाई, इस तरह से। अनपढ़ अनपढ़, चढ़ना चढ़ना, मेढक मेंढक। अन्य अशुद्धियां, रचयिता रचयिता, प्रसाद प्रसाद, ज्योत्सना ज्योत्सना, पूजनीय पूजनीय, वृक्ष वृक्ष, कवियत्री नहीं कवियत्री, घनिष्ठ घनिष्ठ, कष्ट कष्ट, चिन्ह चिन्ह, धुआं धुआं, आदर्श आदर्श, इस तरह से। तो आइए जानते हैं, देखते हैं इस पाठ से हमने क्या सीखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है।
व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता हमें जरूर लेनी पड़ती है। प्यारे बच्चों, ये पार्ट 1 पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।